आज की कहानी हमारी एक सिविल इंजीनियर की होने वाली है। अचानक ही एक दिन एक प्रिंस की बॉडी में लाखों साल पुराने विश्व में उसका पुनर्जन्म हो जाता है। यह एक खतरनाक टाउन था जो अभी थोड़ा भी विकसित नहीं हुआ था। एक बूढ़ा आदमी किसी महत्वपूर्ण चर्चा के लिए प्रिंस को बुलाने आ रहा होता है। रास्ते में उसे एक मेड मिलती है जो अभी अभी प्रिंस के कमरे से बाहर निकली थी। पूछने पर बताती है कि प्रिंस अभी सो रहे हैं, लेकिन असलियत यह थी कि उसने प्रिंस के ड्रिंक में जहर मिलाकर उसे मार दिया था। प्रिंस को जगाने के लिए कमरे में पहुंचता है तो उसे लगता है कि प्रिंस बैठे बैठे ही सो गए हैं। वास्तव में प्रिंस मर चुका था। तभी अचानक उसकी आंखें खुलती है क्योंकि उसी क्षण रोलन उसकी बॉडी में पुनर्जन्म ले चुका होता है। आसपास का माहौल देखकर शुरुआत में उसे कुछ भी समझ नहीं आता। वह अपनी याददाश्त को टटोलने की कोशिश करता है, लेकिन अभी उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। बूढ़ा आदमी प्रिंस को उठाते हुए बोला, हमें तुरंत चलना होगा। बाहर लोग उस विच को मौत की सजा देने के लिए आपके आदेश का इंतजार कर रहे हैं। रोलन को बाहर से लोगों की तेज हंसी और शोर सुनाई दे रहा था। जब वह बाहर पहुंचा तो उसका दिल दहल गया। पूरे शहर के लोग एक युवा विच को सूली पर चढ़ाने की तैयारी कर रहे थे। कुछ अमीर नोबल्स और अधिकारी आराम से बैठकर इस दृश्य का आनंद ले रहे थे, मानो कोई उत्सव चल रहा हो। उसी समय रोलन ने अपने दिमाग पर जोर डाला। अचानक प्रिंस की सारी यादें उसके भीतर उमड़ पड़ी। अब वह समझ चुका था कि वह एक ऐसे राजकुमार के शरीर में पुनर्जन्म ले चुका है जिसकी अभी अभी हत्या हुई थी। कमरे में वापस नजर दौड़ाते समय उसकी निगाह एक आधे भरे वाइन ग्लास पर पड़ी थी। उसी क्षण उसे शक हो गया था कि प्रिंस की मौत स्वाभाविक नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश का परिणाम थी। जब वह बूढ़े आदमी के साथ बाहर निकला तो हर चीज उसे अजनबी लग रही थी। यह दुनिया उसकी अपनी दुनिया से बिल्कुल अलग थी। भीड़ के बीच खड़ी वही मेड भी उसे देखकर घबरा गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसने अपने हाथों से प्रिंस को जहर दिया था, इसलिए जीवित देखकर वह खुद डर गई थी। रोलन की नजर सूली से बंधी उस लड़की पर पड़ी। वह बहुत कम उम्र की लग रही थी। उसके चेहरे पर डर तो था, लेकिन आंखों में अजीब सा साहस भी दिखाई दे रहा था। रोलन को अभी तक ये नहीं पता था कि लोग उसे मारना क्यों चाहते हैं। बिना सच्चाई जाने वह किसी को मौत की सजा नहीं दे सकता था। भीड़ उसकी ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रही थी। सब उसके आदेश का इंतजार कर रहे थे। कुछ पल सोचने के बाद रोलन शांत स्वर में बोला, मैं अपना फैसला कल सुनाऊंगा। यह सुनते ही एक रॉयल नाइट आगे बढ़ा। महाराज, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? एक विच के पकड़े जाने के बाद उसे तुरंत मार देना ही नियम है। अगर उसकी साथी विचेस उसे बचाने आ गई तो? रोलन हल्का मुस्कुराया, तो इसमें समस्या क्या है? अगर दूसरी विचेस भी यहां आती हैं तो हम उन सबको एक साथ पकड़ लेंगे। उसके जवाब ने सबको चुप करा दिया। फैसला सुनाने के बाद रोलन बिना कुछ कहे वहां से वापस लौट गया। कुछ समय बाद वह अपने गार्ड्स के साथ प्रिंस के महल की ओर जा रहा था। रास्ते में वही खूबसूरत महिला उसके सामने बैठी थी जिसने जहर देकर असली प्रिंस की हत्या की थी। लेकिन फिलहाल रोलन को उसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। अपने कमरे में पहुंचकर उसने हर चीज को ध्यान से देखना शुरू किया। दीवारें, फर्नीचर, नक्शे, दस्तावेज, हर चीज उसे इस राज्य की हालत के बारे में बता रही थी। धीरे धीरे उसे सच्चाई समझ आने लगी। ये एक बेहद गरीब और पिछड़ा हुआ राज्य था। आसपास के सभी राज्य इसे नीची नजरों से देखते थे। सालों से यहां कोई विकास नहीं हुआ था। सड़कें टूटी हुई थी, व्यापार लगभग खत्म था और जनता गरीबी में जी रही थी। अगले दिन दोपहर के भोजन के दौरान रूलन चुपचाप बैठा हुआ था। उसके दिमाग में कल की घटना बार बार घूम रही थी। तभी दरवाजा खुला और बूढ़ा वित्तीय सलाहकार बारो अंदर आ गया। युवराज, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। आपने कल उस विच की फांसी क्यों टाल दी? रूलन ने खाना नीचे रखा और सीधा सवाल दाग दिया। पहले तुम मुझे यह बताओ कि आखिर विचेस से इतनी नफरत क्यों की जाती है? बारो के चेहरे पर गंभीरता आ गई। कई साल पहले पश्चिमी जंगलों में कुछ बेहद खतरनाक विचेस दिखाई दी थी। वहीं हमें एक रहस्यमयी पत्थर मिला था जिस पर एक अजीब चिन्ह बना हुआ था, और वह चिन्ह विच एसोसिएशन का था। रूलन की भौहें सिकुड़ गई। हाँ, पहले विचेस अकेली रहती थी, लेकिन अब कोई उन्हें एक साथ इकट्ठा कर रहा है। उनका लक्ष्य है एक पौराणिक स्थान, होली माउंटेन। कहा जाता है कि वह दुनिया की इकलौती जगह है जहां विचेस बिना डर और भेदभाव के रह सकती है। रूलन कुछ सेकंड सोचता रहा,
तो असली डर यह है कि अगर उन्हें पता चल गया कि हमने उनकी एक साथी को पकड़ रखा है तो वे हमला कर देंगी। बारो ने सिर हिलाया। और अगर वे आ गईं तो पूरा शहर राख हो सकता है। इतनी खतरनाक है। उनकी शक्तियां इंसानों की समझ से परे हैं। दैत्य की कल्पना की थी, लेकिन वहां खड़ी थी एक बेहद सुंदर युवती, गहरी नीली आंखें, थका हुआ चेहरा और उनमें छिपा हुआ ऐसा दर्द जो शायद किसी युद्ध से भी ज्यादा खतरनाक था। तुम्हारा नाम? एना, उसने धीमी आवाज में जवाब दिया। मुझे बताओ, खदान में क्या हुआ था? एना ने सब कुछ बता दिया। कैसे उसका पिता मलबे में फंस गया था, कैसे एक लालची मजदूर उनके जीवन भर की जमा पूंजी लूटने की कोशिश कर रहा था, कैसे वह उसके पिता को मारने वाला था, और कैसे उसने पहली बार अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया। मैंने उसे जला दिया। कमरे में सन्नाटा छा गया, लेकिन अगला सच और भी भयानक था। उसे पकड़वाने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका अपना पिता था, सिर्फ 25 गोल्ड कॉइन्स के लिए। रूलन के चेहरे पर पहली बार गुस्सा दिखाई दिया। उसे लग रहा था कि इस दुनिया में लोग विचेस से कम और लालच से ज्यादा डरावने हैं। क्या तुम मुझे अपनी दिखा सकती हो? एना चौंक गई। आप डरते नहीं? डरता हूं, लेकिन समझे बिना फैसला नहीं करता। कुछ पल बाद रूलन ने उसके गले में लगा जादुई कॉलर उतरवा दिया, और अगले ही क्षण पूरा कमरा आग की रोशनी से भर गया। लाल लपटें एना के चारों ओर ऐसे घूम रही थीं जैसे वे जीवित हो। गार्ड घबराकर तलवारें निकाल चुके थे। बारो पीछे हट गया, लेकिन रूलन वहीं खड़ा रहा। आग पिंजरे से बाहर नहीं जा रही थी। एना उसे पूरी तरह नियंत्रित कर रही थी। उसकी आंखें अब नीली नहीं बल्कि सुनहरी चमक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके भीतर कोई प्राचीन शक्ति जाग उठी हो। अब आपने देख लिया। एना की आवाज भारी हो गई। यही कारण है कि लोग हमें राक्षस कहते हैं। लेकिन रूलन ने जो किया, उसकी उम्मीद वहां मौजूद किसी व्यक्ति ने नहीं की थी। उसने अपना कोट उतार कर एना के कंधों पर रख दिया और मुस्कुराकर बोला, मुझे तो सिर्फ एक डरी हुई लड़की दिखाई दे रही है। एना की आंखों से आंसू बह निकले।